हेलो एवरीवन, हम क्लास 6 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है जल संसाधन एवं संरक्षण, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जल की उपलब्धता, उसकी उपयोगिता और फिर राजस्थान में जल के कौन कौन से स्रोत हैं उन सभी के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले जल की उपलब्धता और उसकी उपयोगिता की अगर हम बात करें तो जल की उपलब्धता के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। जल का उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग आदि कार्यों में किया जाता है। जल के समस्त स्रोत जल संसाधन कहलाते हैं। अगर हम बात करें राजस्थान के पर्सपेक्टिव में तो राजस्थान के मुख्य जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ, उन पर बने बांध व नहरें, तालाब, कुएं एवं नलकूप आदि आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के अपवा तंत्र की। धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवा तंत्र या फिर प्रवाह प्रणाली बोलते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि कोई मुख्य नदी और फिर उसकी सहायक नदियां इस तरीके से उस मुख्य नदी में आकर के मिलती हैं, तो ये सारा जो जगह कवर किया जाता है नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा, इसको उस नदी का अपवा तंत्र बोला जाता है। अब दो अपवा तंत्रों के बीच में उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है उसे जल विभाजक बोलते हैं, और ये राजस्थान में रोल प्ले करती है अरावली पर्वतमाला। अगर आप राजस्थान का मैप को व्यू करते हैं तो आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग मध्य से इस तरीके से फैली हुई है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अरावली पर्वतमाला जो है राजस्थान में स्प्रेड है। तो यहाँ पर अरावली पर्वतमाला से कुछ नदियाँ उनका उद्गम होकर के इस तरीके से पूर्वी भाग में फ्लो करती हैं और कुछ इस तरीके से पश्चिमी भाग में फ्लो करती हैं। तो नदियों को विभक्त करती है अरावली पर्वतमाला। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में विभाजक रेखा का रोल प्ले करती है। अब सहायक नदियां किसको बोलते हैं? ऐसी छोटी नदियां जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियां कहा जाता है। राजस्थान के अपवा तंत्र की अगर हम बात करें तो राजस्थान के अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, मतलब वो नदियां जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं उसको बोलते हैं। वो सारी नदियां जो हैं वो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र में शामिल होती हैं। और वो नदियां जो अपने जल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अरब सागर में जाकर के अपना जल गिराती हैं वो अरब सागर का अपवा तंत्र जो है उसमें शामिल होती हैं। और कुछ ऐसी नदियां भी हैं राजस्थान में जो किसी भी वाटर बॉडी में, किसी भी जलाशय में जाकर के या किसी भी समुद्र में जाकर के अपने वाटर को नहीं गिराती है, जल को नहीं गिराती हैं, बल्कि लास्ट में किसी अपने ओरिजिन स्थान से कुछ समय तक बह करके मिट्टी में ही विलीन हो जाती हैं। इन ऐसी नदियां जो हैं वो आंतरिक अपवा तंत्र बनाती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र की। अरावली पर्वत से पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां चंबल में प्रवाहित होकर यमुना नदी में मिल जाती हैं और यमुना नदी अंतिम में गंगा नदी में मिल करके, और अंत में गंगा नदी का जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अतः इन नदियों को बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र कहते हैं। मतलब राजस्थान में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो बनास आती है, काली सिंध आती है, पार्वती आती है। अरब सागर का अपवा तंत्र अरावली पर्वत से पश्चिमी भाग में बह करके अपना जल अरब सागर में ले जाने वाली नदियां माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास और उसकी सहायक नदियों को अरब सागर का अपवा तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है आंतरिक प्रवाह तंत्र, आंतरिक अपवा तंत्र। वे नदी जो किसी समुद्र तक ना पहुंचकर स्थल भाग में ही विलुप्त हो जाए या किसी झील में मिल जाए, या तो स्थल भाग में विलीन हो जाए या किसी झील में मिल जाए, किसी बड़े समुद्र में, सागर में जाकर के ना मिले, तो उनको बोलते हैं आंतरिक या भूमिगत अपवा तंत्र। ओके, तो राजस्थान में ऐसी नदियों के नेम है घग्गर, बाणगंगा, कातली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि नदियां जो है आंतरिक अपवा तंत्र के उदाहरण है। अब राजस्थान की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है चंबल। इस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से होता है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है, मतलब पूरे साल जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में यह नदी चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ से प्रवेश कर फिर कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बनास, बेड़च, कोठारी,
काली सिंध और पार्वती है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा इस नदी के किनारे स्थित है। कभी आप कोटा में अगर एंट्री की है आपने, और अगर आप जयपुर से कोटा जाते हो तो आपने देखा होगा कि जैसे हम कोटा में एंट्री करते हैं उससे पहले जो है वो चंबल नदी फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो आपको नदियों में क्या ध्यान रखना है, एक तो अगर हम राजस्थान के पर्सपेक्टिव में देखें तो कौन कौन से जिलों से वो प्रभावित होती है, कौन कौन से उसके ऊपर बांध बने हुए हैं, स्पेसिफिक कौन से नगर जो हैं कौन सी नदी के किनारे हैं, या अगर राजस्थान में अगर हम देखें तो बहुत सारे किले जो हैं वो भी नदियों के किनारे हैं, तो वो भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो ये राजस्थान के 6 जिलों से बहती है, ये आपको ध्यान में रखना है चंबल नदी। नेक्स्ट है बनास नदी। बनास नदी राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से जन्म लेती है। यह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक आदि जिलों में बहती हुई सवाईमाधोपुर में रामेश्वर के निकट, रामेश्वर एक जगह है जहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। मौसमी नदी है बनास नदी, पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अभी हमने देखा कि चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि ऐसी नदी जो पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली कौन सी सबसे लंबी नदी है, तो बनास नदी है। बनास नदी का ओरिजिन भी राजस्थान में होता है और राजस्थान में ही ये चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। टोंक व सवाईमाधोपुर नगर, टोंक व सवाईमाधोपुर नगर बनास नदी के किनारे पर स्थित है। बनास की प्रमुख सहायक नदियां हैं मेनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। नेक्स्ट नदी है लूनी और ये पश्चिमी राजस्थान की मुख्य नदी है। अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के निकट सरस्वती व सागरमती, स्टार्टिंग में 2 धाराएं जो हैं उनका ओरिजिन होता है। सरस्वती और सागरमती नामक 2 धाराओं के मिलने से इस नदी का उद्गम होता है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ये भी 6 जिलों में प्रवाहित होती है लूनी नदी भी। जालोर जिलों में बहने के बाद में यह नदी कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा तक इसका पानी मीठा होता है, इसके बाद इसका पानी जो है, जल जो है वो खारा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी सहायक नदियों में जोजड़ी, मांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सुकड़ी, सागी और गुहिया है। नेक्स्ट नदी है माही नदी। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत इस नदी का उद्गम स्थल है। यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान का दक्षिणी भाग को अगर हम व्यू करें तो इस तरीके से है राजस्थान। तो यहाँ से बांसवाड़ा से एंट्री करती है माही नदी और फिर इस तरीके से जो है वापस आकर के दोबारा से गुजरात में, मतलब एमपी से ओरिजिन हुआ मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में एंट्री की, राजस्थान में बहने के बाद दोबारा से गुजरात में यहाँ पर एंटर करके खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। मतलब अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी नदी जो है राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है, तो उसका आंसर रहेगा माही नदी। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हमारे भारत जो है उससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो गुजरती है, और आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां से 23.5 डिग्री गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मतलब कर्क रेखा, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम एवं जाखम। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा। इस नदी का उद्गम जयपुर जिले में स्थित अरावली की बैराट की पहाड़ी से होता है। इस नदी का पानी भरतपुर में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि का निर्माण करता है और इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। कौन से नदी के क्या क्या उपनाम है ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए। तो बाणगंगा जो नदी है इसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेवल जो होंगे, जैसे ये 6th क्लास की हमारा राजस्थान बुक है, इसी तरीके से 12th क्लास तक हमारा राजस्थान बुक चलती है। तो जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे इन नदियों से रिलेटेड और भी बेसिक फैक्ट जो हैं वो हमें पता चलता रहेंगे। नेक्स्ट नदी है घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है ये अंतः प्रवाही नदी है और इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी से होता है। सबसे नवीनतम है ना, अगर हिमालय पर्वत में सबसे अगर नवीनतम देखें तो शिवालिक श्रेणी है, तो वहां से इसका ओरिजिन होता है। उत्तरी राजस्थान में यह नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश कर श्री गंगानगर में जाकर के भूमि में विलीन हो जाती है। इस नदी को प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है अथवा सहायक नदी उसकी माना जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान का उच्चावाच एवं अपवाह तंत्र दिखा रखा है यहाँ पर, कौन सी नदी कहाँ से फ्लो होती है और किस तरीके से जाकर के मिक्स होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में बता रखा है कि नदियों पर बांध बनाने से, नदियों में जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर बांध बना दिया जाता है।
बांध बनाने से क्या होता है, उस जल का विद्युत उत्पादन, सिंचाई, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन और पर्यटन आदि कई प्रकार के उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। उस पानी को रोक करके आप क्या कर लोगे, पीने के लिए यूज करोगे, खेती के लिए यूज करोगे, और भी आपके अलग काम है, जैसे औद्योगिक विकास के लिए आपने यूज कर लिया। और हाँ, पानी की ज़्यादा अवेलेबिलिटी है तो उसको आपने रोक दिया तो बाढ़ को आपने नियंत्रण कर लिया, और एक जगह पानी को आपने स्टोर कर लिया तो भूमि का जो जल है उसका स्तर बढ़ाने में भी इसका उपयोग होता है। पर्यटन जो है वो भी इससे काफ़ी विकसित होता है। अब जब एक बांध बनाया गया और उसको आपने कई चीज़ों के लिए उस पानी का यूज़ किया, तो इन्हीं कारणों से इन परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं के महत्व को देखते हुए आधुनिक भारत के इनको मंदिर कहा था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने बोला था। राजस्थान में चंबल परियोजना है, माई बजाज सागर परियोजना है, बीसलपुर परियोजना है एवं सरदार सरोवर परियोजना प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चंबल की। यह परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिनमें से गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज है। इस परियोजना से दोनों राज्यों को जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं मिलती हैं। तो 4 बांध है, चारों के नाम याद होने चाहिए। राजस्थान के कौन से जिले में कौन सा बांध है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है राणा प्रताप सागर बांध और ये है माई बजाज सागर बांध जो माही नदी के ऊपर बनाया हुआ है। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना। तो बांसवाड़ा में माही नदी पर यह परियोजना स्थित है। यह राजस्थान और गुजरात राज्य की सम्मिलित परियोजना है। इसमें दोनों राज्यों में सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल की सुविधा उपलब्ध हो रही है। नेक्स्ट है बीसलपुर परियोजना। राजस्थान के टोंक जिले के टोडाराई सिंह नगर के पास बीसलपुर गांव में बनास नदी पर, बनास नदी जो कंप्लीट राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, उसके ऊपर बीसलपुर बांध परियोजना बनाई गई है। और इस पानी का उपयोग हम किस में करते हैं, सिंचाई और पेयजल के उद्देश्य से। इस परियोजना से जयपुर के राज्य के जयपुर, अजमेर, टोंक आदि पर पेयजल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर परियोजना। तो गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों की इस संयुक्त परियोजना का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। इस परियोजना से राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नहर द्वारा, ठीक है, वहां पर बांध बना दिया गया गुजरात में, और वहां से जो है अगर हम बात करें तो राजस्थान में नहर के द्वारा बाड़मेर और जालोर में सिंचाई और पेयजल के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य में पाली जिले में जवाई नदी पर जवाई परियोजना, डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर सोम कमला अंबा परियोजना, उदयपुर जिले में मानसी वाकल और प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर जाखम परियोजना भी है। जल संरक्षण के आधुनिक तरीकों में बांध बनाना सबसे प्रमुख है। अब राजस्थान में प्रमुख झीलें और जल संचयन की हम बात कर लेते हैं। तो राजस्थान में जल संचयन आज ही नहीं किया जाता है, प्राचीन समय से किया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान के लगभग हर क्षेत्र में पारंपरिक जल स्रोत जैसे कुएं, बावड़ियां, जोहर, टांके, खड़ीन आदि पाए जाते हैं। तत्कालीन राजा महाराजाओं ने जल संचयन, जल संरक्षण के कई उपाय किए, जिसके उदाहरण वर्तमान में भी कई जिलों में देखे जा सकते हैं। उदयपुर में 14वीं सदी से 19वीं सदी तक जल संरक्षण हेतु अनेक कार्यों द्वारा ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया। यहाँ के राणाओं ने पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जाना सागर आदि झीलों का समय समय पर निर्माण करवाया एवं नहरें बनाकर आपस में जोड़ दिया गया। इससे वर्षा ऋतु के जल के बाद दूसरी झील में, मतलब एक झील में ज्यादा पानी आ रहा है तो उसका जो ज्यादा पानी है, अतिरिक्त पानी है, वो दूसरी झील में ट्रांसफर हो जाता है। इन सभी झीलों के कारण ही उदयपुर को झीलों का नगर भी कहा जाता है। जयसमंद झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह जी ने 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर करवाया। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील माना जाता है जयसमंद झील को। अजमेर में स्थित पुष्कर एक धार्मिक महत्व की प्राकृतिक झील है,
ठीक है। पुष्कर एक प्राकृतिक झील है। आना सागर भी अजमेर की एक प्रसिद्ध झील है। सिरोही के माउंट आबू में स्थित नक्की झील राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील भी प्रसिद्ध है, जिसके उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल भी कहा जाता है। ओके, राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, उदयपुर के मेवाड़ के जो राजा हुए थे सिसोदिया वंश, उसी के इंपोर्टेंट राजा थे राणा। इसके अतिरिक्त जोधपुर में बालसमंद, कायलाना एवं उम्मेद सागर, जैसलमेर में गड़ीसर, डूंगरपुर में गीप सागर, बीकानेर में कोलायत, अलवर में सिलीसेड, कई अन्य झीलें भी राज्य में महत्वपूर्ण झील हैं। तो कौन से राज्य में कौन सी झील है, कौन से जिले में कौन सी झील है राजस्थान में, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बता रखा है कि उदयपुर में किस तरीके से नदियों का संगम करके और झीलों का संगम कर रखा है। ये मैप आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट जल संरक्षण की बात की गई है कि जल संरक्षण हमारा प्रथम दायित्व है। हमें एक नागरिक होने के नाते प्रशासन की हेल्प करनी चाहिए और जल संरक्षण में अपना जो योगदान है वो देना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जो जलाशय हैं उनमें हम घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट ना डालें। पेयजल स्रोतों के निकट जो है स्नान नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि सिंचाई की उन्नत विधियों के प्रयोग, वृक्षारोपण में वृद्धि, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग और जल का पुनः उपयोग हो सके, इन्हीं प्रयत्नों से जल संरक्षण किया जा सकता है। ओके, तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से जल को नहरों के द्वारा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पहुंचा करके जनजीवन और उद्योगों के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है वो हम डेवलप कर सकते हैं। इसके लिए कुछ टेक्निक भी हैं, जैसे रूफ टॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप जल संचयन में घर की छत पर गिरे वर्षा के जल को घर के नीचे बने कुएं में एकत्र किया जाता है और वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक द्वारा वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में प्राचीन समय से ही यहाँ के निवासी टांका, खड़ीन, जोहड़ आदि का निर्माण कर वर्षा जल का संरक्षण एवं संग्रहण करते हैं। इन तकनीकों को वृहद स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है। प्रेजेंट टाइम में भी इसको विस्तार रूप से अपनाया जाए ताकि हम जल का संरक्षण कर पाए। कुछ शब्दावली है। भूगर्भिक भूमि के अंदर का, अपुआ नदी जल का बहना, टांका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएनुमा संरचना, खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना, जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। संरक्षण मतलब होता है सुरक्षित रखना और रख रखाव। ये तीनों टर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, अलग अलग काम के लिए ये व्यवस्था की गई है, तो आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्ट टाका वर्ड देकर के पूछ लेंगे कि इसका अर्थ क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, खड़ीन का अर्थ क्या होता है, जोहड़ का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बनास नदी जो है आप सभी को पता है कि चंबल की सहायक नदी है। माई बजाज सागर कहाँ विकसित की गई है? तो बांसवाड़ा में विकसित की गई है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की, राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के नाम, चंबल परियोजना पर लघु निबंध, ये सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।